नमस्कार। कोरियो द परफॉर्मिंग ग्रुप जयपुर, इसने 2019 में पत्यन की गली करके एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन बीच में कोविड की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसके 2 सेशन पूरे हो गए थे। हमने प्रियदर्शनी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप जयपुर में कर रहे हो तो थोड़ा बाहर भी निकले और हमारे यहाँ आए। ये कार्यक्रम क्योंकि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें देश के ख्यातनाम लोग जो हैं उनसे बातचीत होती है। तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, हम इनके आभारी हैं। ये तीसरा सेशन आज यहाँ शुरू होने जा रहा है और तीसरे सेशन का पहला एपिसोड जिसका उद्घाटन आज यहाँ होगा, राजस्थान फोरम के कोलैबोरेशन में ये होता आया था, लेकिन आज भारतीय लोक कला मंडल और कोरियो के कोलैबोरेशन में हो रहा है। और हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि ये सेशन के उद्घाटन सत्र में हमारे देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्य निर्देशक, नाटककार, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। उनके रंगकर्म की जर्नी, उनके जीवन के संस्मरण और बहुत सारी चीजें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ऐसा अवसर बहुत ही कम मिलता है जब हम इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। हम संस्कृति कर्मी, नाट्यकर्मी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अनुरोध करूंगा इस सेशन के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय भानु भारती साहब को कृपया मैं वो व्यक्ति हूं जिसके थिएटर का प्रारंभ बहुत सारे लोगों के नाम सुन सुनकर हुआ और उसमें सबसे पहला नाम भानु भारती जी। तो भानु भारती जी मेरे आदर्श रहे हैं और मैं कोशिश करता रहा हूं कि इनके पद चिन्हों पे चलूं। पता नहीं कितना काम कर पाया हूं, नहीं कर पाया हूं, और मैं बहुत ही नालायक आदमी हूं कि शायद इनके लिए पूरी तरीके से अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया हूं। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सेशन की संचालिका, जिन्होंने इस सेशन को, खासकर बत्यन की गली को बहुत ही पॉपुलर किया है। और बत्यन की गली जयपुर से शुरू हुआ लेकिन ये पूरे भारत में पॉपुलर है। तो प्रियदर्शनी मिश्रा से अनुरोध है, कृपया माफ करें। आपके साथ मन साझा करने की सर अनुमति। भारतीय लोक कला मंडल के मानद सचिव श्री SP गौड़ साहब से अनुरोध है, भानु भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री SP गौड़ साहब। और प्रियदर्शनी मिश्रा का भी माला पहनाकर स्वागत करें। सर मैं घर की हूँ। कोई बात नहीं, आज हम बाहर का बना सर। और शैल भाई से अनुरोध है, कृपया
प्रियदर्शनी का शॉल पहना कर उनका स्वागत करें। आप नीचे आ जाओ। जी मैं श्रोत्रिय साहब उपस्थित हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कृपया आए और एक छोटा सा पौधा भानु जी को उपहार स्वरूप प्रस्तुत कराएं। ये ओरियन ग्रीन्स की तरफ से, हाँ, ये ओरियन ग्रीन्स की तरफ से है। जो पर्यावरण के लिए ओके। सर यही रहे और इसको थोड़ा सा करें सर। बने सर। लाइक सर हाँ, बने सर। सर 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 प्लीज सर सर प्लीज दोनों साथ करेंगे। नीचे एक बार बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ करवा दें। आभार। कहीं बैठना पड़ेगा या इधर आना पड़ेगा, बीच में बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस। दिल से आभार लोक कला मंडल का, हमारे स्थानीय संरक्षक डॉक्टर लईक हुसैन साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बतियन की गली असरपा फाट सीजन 3 की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। ये सारा सर का और भारतीय लोक कला मंडल का सहयोग है और आप दर्शकों से, आप कला प्रेमियों से, साहित्यकारों से मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय श्री भानु भारती सर का। सर शायद अपने चरम पे उन दिनों रहे होंगे जब नाटक जापान और कई जगह ये इनका एक जिसको कहते हैं कि ऊपर चरम पे, उस समय शायद मैं पैदा हुई होंगी, ये वो रहा होगा। और जब मैं ड्रामेटिक्स सब्जेक्ट से मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया, जब हम अपनी क्लास में पढ़ते थे तो सर का जिक्र होता था या सर की फिलॉसफी या सर की थ्योरी को हम पढ़ते थे, पढ़ने का मौका मिलता था, तो हमारे लिए एक सपना होता था कि ये उच्च श्रेणी के, जिसको हम कहते हैं ना कि हम किसी के बारे में हमने सुना है, उस तरह से हम सुनते थे। और आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं सर के साथ में मंच साझा करने का ये सौभाग्य और मौका मिल रहा है भारतीय लोक कला मंडल के सहयोग से। उनका मैं इसलिए बार बार आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे पहले तो मैं सर के चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ। सर थैंक यू कि आपने ये मौका और सौभाग्य दिया। बहुत डर रही थी मैं कि अच्छा सर के साथ में पहला सेशन शुरू करना है, तो सर मैं कोशिश करूँगी, मेरा डर थोड़ा वो बरकरार रहना चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठना। प्रियदर्शनी जयपुर में मतलब एक इत्तेफाक मुझे हुआ कि मैं जयपुर में था और ये एक तो बतियन की गली मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगा। और आजकल सब कुछ होता है, बात नहीं होती। तो ये एक अनूठी पहल प्रियदर्शनी ने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, और वहाँ पर बड़ा सुंदर इनके पास एक जगह है। वो जगह भी अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत ही, और मुझे पता चला कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं बसंत जेटली, उनका ये इनके कार्यक्रम के बारे में तो जानकारी मिलती रहती थी ये, लेकिन मैं जयपुर में था और तो मैं वहाँ पहुँच गया, बिन बुलाए, और उस प्रोग्राम ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ये वहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को वहाँ अपने कार्यक्रम में बुलाती हैं और उनसे एक इनफॉर्मल बातचीत करती हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो श्रोता दर्शक होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन ये एंश्योर करती हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने, और ये उदयपुर चल के आई और भारतीय लोक कला मंडल के साथ, तो इन्होंने यहाँ इसकी शुरुआत की है। सो वेलकम टू द थैंक यू सर। लोक कला उदयपुर मंडल। से भी घर का रिश्ता है, बिल्कुल 2002 से शुरू हुआ था मेरा उदयपुर का सफर, बाबा कारण साहब की वर्कशॉप से यहीं भारतीय लोक कला मंडल में। तो बस तब से एक घर सा बन गया, रिश्ते से बन गए यहाँ पर। यहाँ पे कोई मेरी दीदी है, कोई जीजा जी है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, तो इस तरह के रिश्ते यहाँ पर बन गए हैं एक। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट बतियन की गली अ सिप ऑफ आर्ट है, जो इनफॉर्मल बातचीत होती है, जहाँ पर कला और कलाकार का मिलन होता है, जहाँ दर्शकों और कला सृजनकारों और साहित्यकारों के बीच की जो दीवार है उसको पाटने की कोशिश करते हैं। और कला से कला की बात होती है, जहाँ पे सभी चाहे साहित्यकार हों, चाहे किसी भी फील्ड के हों, विजुअल आर्ट के हों, परफॉर्मिंग आर्ट के हों, वो एक मंच साझा करें, बतियाएं, हंसें, खिलखिलाएं, गुदगुदाएं एक मंच पर। यही इसका उद्देश्य था बतियन की गली सिप ऑफ आर्ट का। तो सर, अगर आपसे मैं अब सीधा मुखातिब होती हूँ, कहते हैं जो कला होती है वो संस्कारों में होती है, वो किसी ना किसी बहाने से उपजती है, कोई प्रेरित एक प्रेरणा होती है कला के पीछे। आपकी प्रेरणा क्या है? आप कला के क्षेत्र से जुड़े, तो वो प्रेरणा कहाँ से रही, वो संस्कार कहाँ से डेवलप हुआ? यह मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये मुझे अपनी माँ से इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चा था तो नाटक तो नहीं लेकिन साहित्य का उनको बहुत शौक था। और उस जमाने में महिलाओं को फुर्सत बिल्कुल नहीं होती थी, अभी भी कम होती है जी। लेकिन वो एक ही चीज़ की डिमांड फादर से करती थी, वो लाइब्रेरी से किताबें मंगवा करके और प्रेमचंद, शरदचंद से लगा करके और अमृता प्रीतम और तमाम लोगों के मोटे मोटे उपन्यास वो उस तेजी से पढ़ के ख़त्म कर देती थी। कैसे समय निकालती थी, कब समय निकालती थी, और इतने सारे छोटे छोटे बच्चों के रहते सारे कामों के बीच में तो पढ़ने का शौक मुझे उनसे लगा। मुझे ये लगता था कि क्या पढ़ती हूँ, तो एक उत्सुकता। और मेरा ख्याल है कि 13-14 वर्ष की उम्र तक मैंने प्रेमचंद और शरदचंद और कृष्णचंद्र और पता नहीं किन किन लेखकों को कितना समझ में आता था, कितना नहीं आता था, लेकिन ये और एक चीज़ और मुझे जो याद है वो बचपन में चारपाइयाँ, उस ज़माने में चारपाइयाँ ज़्यादा होती थी, इस तरह के परमानेंटली फिक्स बेड्स तो नहीं होते थे, तो खाटे जो बिस्तर सुबह लपेट के रख दिए जाते थे, उन खाटों को वो करके लगा और उसमें चादर टांग के और एक मेकशिफ्ट तरह का एक स्टेज जैसा बना के और मोहल्ले के बच्चों के साथ नाटक करना मुझे याद है। और वो हाथ से लिख करके टिकट बनाते थे और वो सारे पड़ोस में बेचते थे, वो कौन मना करेगा तो उस वक्त में 4 आने का टिकट हम लगाते थे, 4 आने बहुत होते थे, और वो
चाराना इकट्ठे करके हम लोग नाटक करते। क्या नाटक करते थे वो मुझे याद नहीं लेकिन कुछ करते थे। और अब बच्चे कुछ करें और तमाम मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हों तो वो मजबूरी में जो पेरेंट्स होते थे उनको देखना भी पड़ता था और उत्साहवर्धन भी करना पड़ता था। तो अब इसको शुरुआत कह सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे याद आती है वो ये है कि वो हमारे ननिहाल में बड़ी सी मेज थी जी। तो उस पर खड़े होकर के और मेरी 3 मौसियाँ उस वक्त अनमैरिड थी वो वहाँ, और उनको बिठा के और मैं और बहुत जोश के साथ अरे घासरी रोटी जदबन मेरा बड़ोले बाजू नानो सो अमरे चीख पड़ो राणा रो सोयो तो क्या बात, बहुत बढ़िया। ये कविता पर पूरे जोश और खरोश के साथ उन बेचारों को पता नहीं कितनी बार मैं और उनको तो अब मुझे लगता है कि बहुत बोर किया मैंने लोगों को। तो ये इसको अगर उसके बाद सीरियस नोट पर जी। जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कभी जी। बहुत कम लोगों को मालूम है वो ये कि जब मैं तो मैं इसी बीच में मैंने कुछ कविताएं जैसी लिखनी शुरू की थी। जी। ये किस एज की बात रही है? 14-15 साल। हाँ। और उसमें हमारे पड़ोस की कवि एक लड़की मित्र ने टाइटल भी दिया था कपिराज वो पुकारती थी। तो वो इस तरह से शुरुआत हुई। और उस जमाने में एक माहौल होता था। दिनेश खरे राष्ट्रदूत के संपादक हुआ करते थे। और जब मतलब ये तो शायद हम सब लोगों को मालूम है कि मेरा बचपन जयपुर में बीता। पैदा अजमेर में हुआ लेकिन बड़ा मैं जयपुर में आपकी सारी परवरिश हुई। तो राष्ट्रदूत बड़ा अखबार होता था और दिनेश खरे उसके संपादक। तो एक दिन पता करते हुए मैं अपनी एक कविता लेकर के उनके पास पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये कविता। तो उन्होंने जिस तरह से रिसीव किया और कुछ अरसे बाद वो संडे को एक बच्चों का कॉलम आया करता था जो आज अब मैं अखबारों में नहीं देखता इस तरह की चीज़ें। तो वो उसमें छप गई और राष्ट्रदूत में उस उम्र में 13 या 12-13 साल की उम्र वो एक शुरुआत हुई जी। और उसके बाद कविताओं की तरफ एक रुझान हुआ और मतलब बहुत ही कच्ची कविताएं लेकिन वो शुरू हुआ। और फिर एक गीत मैंने लिखा और इसी बीच हम लोग गांधीनगर में रहने आ गए और वहाँ तो उस जमाने में कवि सम्मेलनों का बहुत चलन था और आए दिन कहीं ना कहीं कोई कवि सम्मेलन गोष्ठियाँ ये होती रहती थी। तो कुछ जो इस तरह के कवि लोग थे जो बहुत चर्चित थे उनके संपर्क में मैं आया और वो मुझे लेकर के इन कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में जाने लगे। और युवा कवि भानु भारती एक किताब क्या था वो एक की 2 पंक्तियां भी याद है मुझे। हाँ। कुछ इस तरह का था। उस जमाने में गीतों का चलन भी ज्यादा था जी। ये बहस अतुकांत कविताओं का माहौल बहुत कम था। कुछ लाइन याद है सर बहस भी थी। तो वो गीत की कौन हो तुम आंसुओं में कौन शिल्पी आ घुसा है प्रेम के टूटे सदन में कौन हो तुम ये जो है
और ये बड़ा पॉपुलर, पता नहीं क्या है इसमें। सर लेकिन 12-13 साल की उम्र में इस तरह की शब्दावली के साथ में तो ये जो है ये तो बड़ा चलने लगा, और युवा कवि भानु भारती जो है, और हम बड़े अपने को, तो गांधीनगर में ही स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थानी के बहुत बड़े कवि गणेशीलाल व्यास उस्ताद जी वो वहाँ रहते थे। और वो एक दोस्त के यहाँ मुझे टकरा गए, और उन्होंने मुझे देखा, वो उन दिनों कुछ राजस्थानी उसको लेकर के बैले जैसा कुछ तैयार कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे, लड़के तेरा शरीर अच्छा है, तू नाचता क्यों नहीं? अच्छा। नाचना जो है, मेरी माँ बहनों को नृत्य सिखाने के लिए बहुत इंसिस्टेंट थी, और वो भेजती थी उनको। और मेरी 3 बहनें मेरे से छोटी हैं, वो तीनों अच्छी नृत्यांगनाएं, एक तो प्रोफेशनल है। तो उन्होंने बाकायदा कथक और फोक डांसेस काफ़ी सीखे हैं। लेकिन मतलब ये नाचना तो लड़कियों का काम होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा है कि मैंने कहा ये कौन आदमी है तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा, अरे तू नहीं जानता, ये उस्ताद हैं। मैंने कहा उस्ताद हैं? वो काहे के उस्ताद? अरे ये बहुत बड़े पोइट हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो मैंने कहा ये पोइट है, मेरे से नाचने के लिए क्यों कह रहा? तो मैंने पता किया, तो और मैंने कहा कि वो मिल गए मुझे बाद में। तो मैंने कहा मैं कवि हूँ, मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा होने लगे तो बता देना। हाँ जी बिल्कुल। अब तुमने छेड़ा तो मैंने कहा मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। उनका हाँ आ जाना शाम को। मैं पहुंचा तो वो बिस्तर में लेटे हुए थे, और उनका हाँ सुना, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब लेटे हुए हैं आंख बंद करके, और अब इस तरह से कविता सुनाना मतलब, तो उत्साह तो आधा रह गया। फिर भी किसी तरह से कोशिश करके मैंने जैसे तैसे वो कविता पूरी की। तो उन्होंने फिर धीरे से आंख खोली, और लड़के तेरी उम्र क्या है? जी। मैंने कहा 16 साल। अच्छा मुझे लगा तू बड़ा है। इतना ही कमेंट उन्होंने कविता पे किया जी। और उसके बाद लेकिन उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, और मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे पता चला कि कविता होती क्या है, और वो जो जिन कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में जाके मैं बहुत खुश होता था, वो कितनी मामूली और वो थी, और जिनका कोई महत्व नहीं था। और कविता असल में होती क्या है और कवि कौन है, ये फिर उनके सानिध्य में, और उन्होंने एक तरह से उंगली पकड़कर मुझे, और न केवल कविता साहित्य, और उन्होंने पूरा एक जीवन दर्शन, और कभी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे शिक्षित कर रहे हैं। वो पैदल जाते थे गांधीनगर, अगर जयपुर से आप लोग उन दिनों वो शहर के बाहर कहलाता था, और शहर तो वो वहाँ बस चलती थी, सिटी बस चलती थी। वो कभी
बस नहीं लेते थे, वो पैदल चलते थे और बहुत तेज चलते थे। और वो अपने साथ कोई भी कवि गोष्ठी होती थी, कोई कवि सम्मेलन हो, वो मुझे अपने साथ लेकर के और पूरे रास्ते वो बात करते हुए जाते थे और बात करते हुए आते थे। और उन्होंने मुझे सही माने में न सिर्फ साहित्य और कलाओं में बल्कि जीवन में दीक्षित किया। और ये मतलब मेरा सौभाग्य है। और उसके बाद भी मुझे लगातार अपनी ज़िंदगी में एक से एक बेहतरीन लोग मिलते रहे। उनके सानिध्य ने मुझे बहुत संपन्न किया। और तो सर ये तो रही साहित्य। अगर मैं आपको लगता है कि कुछ कर पाया हूँ या कुछ, तो उसका सारा श्रेय सबसे पहले गणेशी लाल व्यास उस्ताद को मैं देना चाहूँगा, अपनी माँ को देना चाहूँगा जिन्होंने वो बीज और उनको प्रस्फुटित होने दिया। और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, कभी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बाध्य नहीं किया। और उन्होंने मुझे जो मैंने करना चाहा उस तरफ, और पिता को भी उन्होंने इस बात के लिए मनाया कि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ। ये उसके बाद फिर जो सानिध्य मुझे एक से एक बेहतरीन लोगों का और जो प्यार मुझे अपने से पहले वाली पीढ़ी से मिला, और वो आज मैं देखता हूँ कि आज के युवाओं को वो मैसर नहीं है। और जिस तरह का सानिध्य, जिस तरह का प्यार अपने ज़माने के बेहतरीन कवियों से, लेखकों से, पेंटर्स से, म्यूजिशियन से, डांसर्स से मुझे मिला। और उनके साथ जो पारस्परिकता एक बनी, उसने मुझे बहुत संपन्न किया। और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। जी वो मैं अब उसी पर आ रही हूँ। ये तो साहित्यकार के रूप में आपकी एक यात्रा रही, और मेरा मानना है कि टीचर और गुरु में एक अंतर होता है। टीचर जो आपको विषय का ज्ञान दे रहा है, लेकिन जो गुरु होता है वो आपको न सिर्फ आपके विषय का ज्ञान दे रहा है, बल्कि आपको जीवन का ज्ञान भी देता है। आपको पथ प्रदर्शक भी होता है, आपका एक सखा भी होता है, आपका मार्गदर्शक भी होता है। मेरे हिसाब से गुरु यही है। और ये बहुत अच्छी बात है सर कि अगर हम एक ऐसे गुरु हमें जीवन में मिलते हैं, और ये आपका यकीनन सौभाग्य रहा, लेकिन हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे गुरु के बारे में आपके द्वारा, आपके माध्यम से जानने को मिल रहा है। तो साहित्यकार की इस यात्रा के बाद में मुझे मैंने आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो जब मोहन सर एनएसडी से पास आउट हुए, तब शायद अलका जी सर ने आपको कहा कि आप क्यों नहीं एनएसडी ज्वाइन करते हैं। तो उस समय सर का स्टेटमेंट ऐसा था, शायद अगर मैं सही हूँ, कि नहीं मुझे ये ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मुझे थिएटर में करियर नहीं बनाना। मैंने उनसे कहा आई डोंट वांट टू मेक थिएटर माय करियर। उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ज्वाइन एनएसडी। तब सर का ये स्टेटमेंट उनके लिए उनको दिया गया। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि थिएटर आपकी दुनिया बन गई? अब ये मेरे बड़े भाई, मुझे अब हैरत होती है कि मेरे पिता और मेरी माँ ने, वो पहले बड़े भाई हमारे, वो जो है उन्होंने रेडियो से शुरुआत की थी, और जयपुर में रेडियो स्टेशन नया खुला, और उसमें गंगा प्रसाद माथुर थे, और वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर। उनके बड़े भाई दिल्ली में थे, वो जयपुर में, और उन्होंने बहुत अच्छे रेडियो नाटक का चलन जयपुर में शुरू किया। और उसमें ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, सुधा शर्मा हुआ करती थी, और एक ब्रदर के बहुत अच्छे दोस्त थे अरुण माथुर, और वो रेडियो
पर जाते थे तो ब्रदर को कोई खास वो नहीं था, लेकिन वो अरुण माधव के मित्र थे और वो तो उनकी वजह से वो भी तो, और गंगा भाई साहब ने कहा तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो और वो भी रेडियो नाटक वो करने लगे। और फिर वहीं पर गंगा प्रसाद माथुर ने उनसे सजेस्ट किया ओम शिवपुरी और मोहन जी दोनों को कि तुम लोगों को वहाँ अलकाजी आया है और सुना है कि बहुत अच्छा, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहिए। तो ओम शिवपुरी पहले गए, तो दूसरे साल मोहन जी गए। और ओम शिवपुरी के साथ ही सुधा शर्मा, जो बाद में ओम शिवपुरी से जिनका विवाह हुआ, ये पहले साल गए और उसके दूसरे साल मोहन जी गए। लेकिन तब तक मेरा कविता और साहित्य में मेरी रुचि थी और नाटक। और फिर ये था कि मोहन जी वहाँ थे और मुझे तो जब मोहन जी पास आउट किया, मैं गया हुआ था दिल्ली उनके पास, तो अलकाई साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो तुम रेफर कर रही जी। तब तक कोई मैंने नाटकों में आने का या थिएटर में मैं साहित्य और उसके साथ साथ मैं आकट छात्र राजनीति में डूबा हुआ था जयपुर में। और हमारे कहने पर ओम सैनी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो मैं और ये तमाम ये बसंत और ये तमाम लोग थे और हम लोग छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। लेकिन 68-69 का दौर आते आते मेरा छात्र राजनीति से मोह भंग हुआ और लगा कि ये छात्र राजनीति भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसके विरुद्ध हम लोग काम करना चाहते। और मैं इस बीच CPIM वगैरह के संपर्क में था और विषय मतलब मेरा मोह भंग हुआ जी। और लेकिन फिर लगा कि जयपुर में रहते हुए शायद मैं छुटकारा नहीं पा पाऊंगा, तो जयपुर छोड़ने की इच्छा हुई। जयपुर छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो लगा कि चलो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्राई करके देखा जाए। तो आधे मन से मतलब मैं और मोहन जी तब वहाँ टेलीविज़न ज्वाइन कर रहे थे। उनसे मैंने कहा कि मुझे प्रॉस्पेक्टस भेज दीजिएगा। जी। तो पूछा कि तुम सीरियस हो? मैंने नहीं, मैं चाहता हूँ कि जयपुर से निकलना है। जयपुर से निकलना है, इसलिए मुझे एनएसडी ज्वाइन करना है, ऐसा? और जब मैं गया तो मतलब वो उन्होंने कहा कि वो ब्रदर ने कहा कि वो मेरा भाई आना चाह रहा है। हाँ। तो अलकाई साहब ने पूछा कि वो सीरियस है? हाँ। उसने कहा तो है। हाँ। उससे कहो कि परसों तो वो इंटरव्यू है, अगर वो सीरियस है तो तुम उसका फॉर्म भर के छोड़ दो, उसको फॉर्म के आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। जी। और इस तरह से मैं इंटरव्यू में पहुंचा। अलकाई साहब को याद था मेरा ये जी। तो सारा इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने कहा कि बट यू नेवर वांटेड टू कम टू थिएटर एंड वन चेंजेस विद टाइम। तो खैर, और फर्स्ट ईयर उसमें शुरू होते हैं क्योंकि जयपुर में हम छात्र नेता थे और मतलब अखबारों में रोज नाम आता था और जयपुर बंद होता था, तमाम चीज़ें। और वहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए
तो थोड़ा सा झटका लगा। और अलकाजी साहब को दाढ़ी बना के नहीं आ पाए तो आपको टोक दें, वो आपके हॉस्टल में आके और आपकी कबर्ड की धूल उठा करके दिखाएं कि क्या है, कैसे रहते हो तुम लोग। अच्छा, इतने तो डिसिप्लिन। लगा कि क्या है। तो लेकिन सेकंड ईयर आते आते मैं रमा, और ऐसा रमा कि फिर रंगमंच दुनिया बन करने गई, की रंगमंच दुनिया बन गई। जी जी। तो सर, एनएसडी के दौरान आप अपने दोस्तों को बहुत ब्लैकमेल किया करते थे कुछ चीजों में। उनके शायद प्रोजेक्ट निपटाने के लिए चाय पीने का सर को तगड़ा शौक था, और रात्रि जागरण सर का शौक हुआ करता था। सर, वो ब्लैकमेलिंग क्या होती थी सर? वो ब्लैकमेलिंग क्या होती थी? ये ब्लैकमेलिंग क्या था कि जयपुर में हम रात भर सड़कों पर घूमते थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था जिंदगी में, और हफ्तों हो जाते थे सोए हुए। जब सारे लोग घूमने के लिए निकल रहे होते थे सुबह, तब हम वापस आ रहे होते थे। तो अब इस तरह का वो, अब रात को नींद मुझे आती नहीं थी, और मुझे मतलब वो आदत थी कि, तो ये तमाम लोग भागते थे मेरे से रात में, कोई मेरे आदत नहीं लगा। सर, तमाम लोग में कौन कौन थे? ये तो हम लोग मंडी हाउस पे तो करंट प्लेस पर, तब हिंदुस्तान टाइम्स करंट प्लेस पर उनका दफ्तर था। अच्छा। और वहाँ रात भर वो चाय की दुकान, क्योंकि वहाँ अखबार का दफ्तर था, तो लोग रात भर जागते थे वो। तो मैं कहता था चाय पीने चलते हैं। अब लोग कोई मतलब नेचुरली लोगों को सोना होता था, मैं उनको तो अब हमें प्रोजेक्ट दिए जाते थे लिखने के लिए। तो कुछ दोस्त थे जो तो की मदद उनको चाहिए होती थी, तो उसके लिए मैं वो ब्लैकमेलिंग ही चाय के पैसे मैं देता था। अच्छा, उन दोस्तों में सर कौन कौन शुमार थे? लेकिन ये ब्लैकमेलिंग यही थी कि मुझे सोबत चाहिए होती थी रात को, जो लोग मेरे साथ चाय पीने के लिए आ सकें और जाग सकें, और उन लोगों को इस बात से, लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो अगर सर मैं उन बेचारों प्रोजेक्ट रात में लिखवाऊंगा तो जागना पड़ेगा। तो उन बेचारों का नाम सर नहीं। अच्छा। वो गलत। सर, एक आवाज अभी आपको सुनाई दे, सुनिएगा सर। एक मिनट सर, एक मिनट। देखना कनेक्ट है, बंद हो गया। एक मिनट हो गया, कनेक्ट हो गया। बताइए। हाय भानु, तो तुम भी बतियन की गली में किसी न किसी बहाने तो जुड़ी है। छूट नहीं था, कोई दोस्ती में कितनी दूर अलग रह सकता है। मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन आलसी तो हूं स्वभाव से, तो इसलिए बहुत से काम टाल जाता। और जब तुम्हारा नाम याद आता है, तो जब भी कहीं जिक्र होता है तुम्हारे नाम का, तो पुरानी बातें याद आती हैं, किससे कहानियां याद आती हैं। वो आदमी जो AIR के सामने MI रोड पर पैदल चलते हुए
अपनी साइकिल से मुझसे टकरा गया था और जिसको तुमने झापड़ मारा था वो भी याद आता है। बदला ले रहा है। तुम जल्दी उठ जाते थे सो करके, मैं देर से उठता था। तुम आकर के अक्सर मुझे लॉन में जब मैं सो रहा होता था तो मुझे जगाते थे, कहते थे कि यार सूरज उग गया अब तो उठ जा। और मेरा जवाब होता था जब तू ही घर से बाहर आ गया तो साले सूरज का क्या बिगड़ा, सूरज का क्या है, वो तो उगेगा ही उगेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो याद आती हैं। सालों पुरानी हमारी दोस्ती है। आज तुम वहां साक्षात्कार के लिए हो, पहली एपिसोड है इस तीसरे सत्र की। कहना तो क्या है तुमसे, तो वैसे ही बोलने में, बात करने में, ज्ञान में सीजन तो हुई, और जब से बाल सफेद हुए तब से और ज्यादा ज्ञानी लगने लगे। चलो ठीक है, शुभकामनाएं तुमको भी, पतियन की गली को भी। फिर मिलते हैं कभी इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर। मैं जिक्र कर रहा था बसंत जेती, वही महाशय हैं। तो सर ये किस्सा क्या रहता था कि आप उनको उठाते थे और वो साइकिल वाला किस्सा जिक्र किया? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या क्या कहे? साइकिल से टकराए थे और आपने थप्पड़ मारा। याद नहीं। आपने सर उसमें डिजाइनिंग पे स्पेशलाइजेशन किया, आपको डायरेक्शन में आपका स्पेशलाइजेशन था। जैसा कि एनएसडी में होता है कि आपको डिप्लोमा में आपको एक डायरेक्ट करना होता है नाटक, तो उसमें आपने अपने दोस्तों को लेकर नाटक किया एनएसडी के दौरान। तो पहला आपका उसमें ये होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टर जो है, स्टूडेंट्स को जो करना होता अपनी है, क्लास के ही जो एक्टिंग स्पेशलाइज कर रहे हैं, एक्टिंग में 3 स्पेशलाइजेशन होते थे। अब पता नहीं क्या स्थिति है, अभी शायद अब नहीं है वो 3 स्पेशलाइज। अभी 3 स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो गए, डायरेक्शन है, एक्टिंग है और स्टेज क्राफ्ट है। अभी है 3, ये तीनों मेरे टाइम में 2 थे। अच्छा, हाँ, वो बीच में कुछ ऐसा हुआ था, स्टेज क्राफ्ट हटा दिया था। तो 3 स्पेशलाइजेशन थे और मैं डायरेक्शन में स्पेशलाइज कर रहा था। तो उसमें ये एक और मतलब मैंने कहा कि मुझे ऐसे लोग मिले और ऐसे लोगों का प्यार मिला। उसके साथ ही ये भी कि अलकायद साहब तो थे ही, उसके अलावा जो वहाँ पर और टीचर्स भी थे और जो स्टूडेंट्स थे, उनमें कुछ बेहतरीन लोग थे। उनमें मनोहर सिंह थे, उत्तरा बाबकर थी, सुरेखा सीकरी थी, ये मेरे से सीनियर थे। लेकिन मेरी अपनी क्लास में भी ओमपुरी थे, नसीरुद्दीन शाह थे, बंसी कौल थे, बी जयश्री थी। मतलब मेरी अपनी क्लास में भी बहुत इस तरह के बहुत टैलेंटेड लोग थे। और जिन तो आप क्या पूछ जी, रहे? मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि आपका पहला नाटक जो आपने निर्देशित किया हुआ एनएसडी के दौरान, वो कौन सा था? द लेसन। और ऐसा जैसा कि सर ने भी जिक्र किया कि आप अपने क्लासमेट्स को ही उसमें आपको चुनाव करना होता। उसमें नसीर भाई थे। हाँ, नसीर भाई, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, नसीर सर और ओमपुरी साहब, तो जिन्होंने एक्टिंग ऑप्ट की होती है आपको उन्हीं को ही लेना होता है ऐसा। तो उस दौरान, क्योंकि जब आप अपने ही बैचमेट को डायरेक्ट कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो, तब
कोई क्लैशेस या किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? ऐसा है कि मतलब कि द लेसन में 3 कैरेक्टर्स, एक प्रोफेसर, एक मेड है और एक स्टूडेंट है। तो ज्योति देशपांडे जो अब ज्योति सुभाष लिखती है अपने आप, वो भी बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है और उन्होंने टेलीविज़न वगैरह पर कुछ बड़े अच्छे, लेकिन बहुत ज़्यादा थिएटर में उनको मौके जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, बहुत बेहतरीन। तो वो थी ज्योति थी और मेड बी जयश्री कर रही थी और प्रोफेसर नसीर। तो नसीर से बहुत भयानक झगड़ा हो चुका था कुछ टाइम पहले आपका? और अच्छा। हम लोग आपस में बोलचाल बंद थी हमारी। तो जब अब कास्टिंग जो है वो डायरेक्टर को करनी होती है। हाँ। तो अब मैंने नसीर को कास्ट किया जी। और झगड़ा बहुत भयानक था, अलकाजी पूरा स्कूल उसमें इन्वॉल्व हो गया था। और जब मैं कास्टिंग अपनी लेकर के अलकाजी साहब पास गया तो उन्होंने देखा कि नसीर का नाम देखा, तो उनका क्या श्योर यू वांट नसीर? I said yes, but you have fought. मैंने so what? He's a fine actor and I think he suits the best for the role. So I want him. All right. उनको बेहतर अंदर से शायद अच्छा भी लगा होगा क्योंकि वो भी चाहते थे ये झगड़ा खत्म निपट जाए। हाँ। तो उसके बाद नसीर जी। तो रिहर्सल के दौरान हम लोग सिर्फ जो काम की बात होती वो ही करते थे और उसके बाद फिर लेकिन उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप अपने क्लासमेट को ही डायरेक्ट कर रहे हैं या हाँ। कुछ कर रहे हैं। वो उस तरह की प्रॉब्लम नसीर के साथ भी नहीं हुई। बाकियों के साथ में नहीं, कभी भी अच्छा। इसको नहीं कहती कभी। जी। लेकिन ये हुआ कि जब पूरे टाइम बातचीत बंद थी, हम लोग काम कर रहे थे और उसके पब्लिक शो तो होते नहीं थे जी। वो स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स और एग्जामिनर्स के लिए वो परफॉर्मेंस होता था। तो परफॉर्मेंस इत्तेफाक से अच्छा हो गया और सबने, नसीर ने, ज्योति ने, जयश्री ने, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। तो जब नाटक खत्म हो गया तो मतलब स्कूल की फ्रेंड्स थे, दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट, तो वो लोग पहुंचे और हमें पता था कि बहुत अच्छा हुआ है, तो हम लोग भी खुश थे। ये जब लोग निकल गए ड्रेसिंग रूम से बाहर और ये दोनों लड़कियां अंदर चेंज करने चली गई, तो ग्रीन रूम में मैं और नसीर ही रह गए। नसीर ने मुझे देखा, मैंने नसीर को देखा, वी लाफ्ड और हम लोग आपस में बगल गिर हुए और उसी वक्त अलकाई साहब एंटर किए। All right, after you finish your love scene, come for Viva. लव सीन। जी, बहुत बढ़िया। I had wonderful time and पैसा नहीं कमाया लेकिन मैंने दोस्तियां कमाई, मैंने बहुत अच्छे लोगों की सोबत पाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शीलाल शुक्ल, तब किसको भूलूं किसको याद करूं, तो सारे अपने वक्त के जो बेहतरीन महारथी लोग हो सकते हैं।
उनका सानिध्य, उनका प्यार, उनका स्नेह, ये और यही मैं अपने जीवन की कमाई मानता हूँ। और मुझे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। जी। लोग कहते हैं कि हिंदी थिएटर में दर्शक नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि नाटक नहीं, दर्शक है। और मुझे कभी दर्शकों का टूटा नहीं महसूस हुआ मुझे। सर, आपके फ्रेंड्स जैसे कि अभी नसीर साहब की बात करते हैं, ओमपुरी साहब, वो मुंबई गए और उन्होंने FTI में भी उधर भी गए, NSD के बाद में। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं मुंबई जाऊं, डायरेक्शन में किस्मत आजमाऊं, या नहीं, मतलब रंगमंच के लिए आप समर्पित रहे? फिल्म मुझे आकर्षित जरूर करती थी। ऐसा नहीं। और मतलब अच्छा, देखिए, जब मैं नाम ले रहा था तो उनमें एक और नाम ये क्या है, आजकल नाम भूल रहे, बंगाली के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ऋत्विक खट्टर। थैंक यू। ऋत्विक खट्टर के साथ वक्त बिताने का और उनसे मतलब और उनकी स्क्रिप्ट सुनने का और उस पर तो ये सब था। और सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और ये तमाम, और पैरेलल सिनेमा भी उन दिनों, जिसको पैरेलल सिनेमा नाम दिया गया बाद में, ये सारे लोग उसी वक्त हो रहे थे। तो फिल्में आकर्षित जरूर करती थी, लेकिन एक जो फिल्म का एक दूसरा एस्पेक्ट है जो व्यवसाय से सीधा जुड़ा है कि महंगा माध्यम है और इसमें बहुत पैसा चाहिए, और वो पैसा जो है वो फिर नेचुरली वो उसे एक व्यवसाय में तब्दील कर देता है। थिएटर मुझे इसलिए आज तक वो करता है कि थिएटर कॉमर्शियल कॉमोडिटी कभी नहीं बन सकता। थिएटर को आप डब्बे में बंद करके बेच नहीं सकते। फिल्म पहले तो बहुत सारे डब्बों में बंद करके ले जानी पड़ती थी, अब तो वो भी नहीं, अब तो एक उसमें तो और फिल्म जो है वो जैसी बननी वैसी ही वो होती है, और उसमें दर्शक कहीं नहीं होता। जबकि थिएटर में दर्शक न सिर्फ सशरीर उपस्थित होता है, अपितु उसका भागीदार होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वो उसमें पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव। और ये अनुभव जो रंगमंच हमें देता है वो सिनेमा कभी नहीं दे सकता। और इस चीज, और मुझे वो जो लाइव रिस्पॉन्स जो थिएटर को मिलता है वो मुझे बहुत प्रेरित करता है। वो सिनेमा में अगर मैं जाऊं तो मैं उसको मिस करूंगा। तो इसलिए मुझे थिएटर जो जितना आकर्षित करता है, फिल्म मीडियम की खासियत और उसका महत्व समझते हुए भी फिल्मों ने उस तरह से मुझे कभी आकर्षित नहीं किया जिस तरह थिएटर ने किया। सर, आपका कई नेशनल इंटरनेशनल थिएटर संस्थाओं से जुड़ाव रहा, कई जगह आप हेड के रूप में भी रहे, आपने कई जगह क्लासेस भी ली हैं, आपके तमाम शिष्य आज दुनिया भर में मौजूद हैं। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी का ड्रामा डिपार्टमेंट, जिसका क्रेडिट आपको जाता है, जिसको ओपन करने का क्रेडिट आपको जाता है, वो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट था? मैंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ये भी है कि मैं जब पास आउट करके निकला तो डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के,
उनका निमंत्रण मुझे मिला और उन्होंने कहा कि मानो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ थिएटर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करो। उस वक्त क्या उम्र थी, वो तक 30 साल भी नहीं थी, 30 साल थी शायद, 30 ही, हाँ। तो आपको पहले ही ये तो ये सही कि वो मुझे, और फिर यूजीसी से, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगेन कि डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे जो बहुत बड़े स्कॉलर, और आप मतलब आप लोग मतलब एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, बुद्धिज्म पर वर्ल्ड अथॉरिटी अगर कोई है तो वो गोविंद चंद्र पांडे थे। और इस तरह के टीचर्स उस वक्त वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और इनका प्यार, इनका स्नेह और इनका विश्वास, आप देखिए कि गोविंद चंद्र पांडे मुझे बुला करके कह रहे हैं कि तुम यहाँ थिएटर डिपार्टमेंट शुरू करो। और एक दूसरे अध्यापक मेरे थे वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर सतीश, जो इतिहास के बहुत बड़े, खासतौर से मेडिएवल हिस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, अब थे, मतलब नहीं है हमारे बीच। वो यूजीसी के चेयरमैन थे और डॉक्टर पांडे यहाँ वाइस चांसलर थे। डॉक्टर पांडे भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे और वो भी हिस्ट्री से थे, और दोनों एक साथ एक डिपार्टमेंट में थे, और दोनों में बनती नहीं थी। और विचारधारा को लेकर के दोनों में बड़ा है। और वो मुझे डॉक्टर पांडे, वो जानते थे कि मैं सतीश के ज़्यादा नज़दीक हूँ, और उसके बावजूद उनका बड़ापन देखिए, उन्होंने मुझे बुला कर के उन्होंने ऐसे, और उनका कि और तुम बनाओ, और सतीश वहाँ यूजीसी में है, उससे अप्रूव करवा के लाने का काम तुम्हारा है, तुम उसको अप्रूव करवाओ। तो वो डिपार्टमेंट वहाँ, और उसकी जो योजना थी वो डिपार्टमेंट नहीं था, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप थिएटर अपने आप में एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है, उसे आप एक विषय की तरह से नहीं पढ़ा सकते। और मेरा ये था कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अपने आप में एक वो है, पूरा संस्थान है, उसी तरह से थिएटर जो है वो एक होलिस्टिक डिसिप्लिन है, जिसे आप एक विषय की तरह से नहीं पढ़ा सकते। और इसलिए मैंने जो परिकल्पना उस वक्त की थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, जिसमें 3 साल का ग्रेजुएशन और फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, ये अप्रूव हो गया। लेकिन मुझे लगा कि ये अप्रूव हो जाएगा और मैं फिर यहाँ फंस के रह जाऊंगा, टीचर बन के रह जाऊंगा, और फिर अपना कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी अपनी ग्रोथ रुक जाएगी। तो वो सारा अप्रूव करवा के और फाइल्स पर एक वो सारी चीज़ें, उसके बाद मैं जापान चला गया छोड़ के, और पीछे से जी उसका क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता कि क्यों वो, और वहाँ पर वो एक MA पढ़ा रहे हैं। आपके कई स्टूडेंट्स निकले राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट से, जो आप सपना देख रहे थे इंस्टीट्यूट का, उनमें से एक की आवाज़ अभी आप सुनेंगे। मेरे गुरु श्री भानु भारती जी को रवि झांगल का चरण स्पर्श। प्रिया, अगर हो सके तो मेरी तरफ से तुम उठ के मेरे गुरु के चरण छू लेना। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब भानु जी ने यूनिवर्सिटी में एक हॉबी क्लासेस की तरह से थिएटर की शुरुआत की थी, और हम सब लोग उनसे जुड़े थे। तो हम एक प्ले कर रहे थे हानुश। तो
हम सब नए थे, हमको कुछ रीति रिवाज का कुछ पता नहीं था। तो भानु जी जब बहुत गुस्सा हो जाते थे, कोई चीज हम तरीके से नहीं कर पाते थे, तो उनके हाथ में जो होता था उठा के फेंक देते थे। कभी लगता था, कभी नहीं भी लगता था। बहुत वक्त तक मुझे लगता रहा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये क्या होता है। फिर जब मैं एनएसडी में चला गया और अलकाई साहब के साथ तुगलक नाटक हम लोग कर रहे थे, तो वैसा की वैसा जो है अलकाई साहब ने मनोहर भाई के लिए किया। जब वो रिहर्सल कर रहे थे, कोई चीज उनको पसंद नहीं आई, तो अलकाई साहब ने भी ऐसा किया। तो मैंने मनोहर भाई से पूछा, मैंने कहा सर ये मतलब ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे लिए गुरु का प्रेम होता है, और तुम्हारे को जितनी वो प्रशंसा कर सकते हैं वो अपना करने का तरीका है, और ये उनका प्रेम है। तो गुरुदेव आपका प्रेम हम सब पर बरकरार रहे। आपके कारण इस रवि झांकल ने इस जीवन में एक सम्मानजनक जीवन पाया है। उसके लिए मैं आपको क्या धन्यवाद करूं मुझे पता नहीं, लेकिन बस ये है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करते रहें। आपका आशीर्वाद रहा तभी मैं बेहतरीन लोगों के साथ थिएटर भी कर पाया, टेलीविज़न भी कर पाया और फिल्म भी कर पाया। सर आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। रवि झांकल साहब जो कि रंगमंच के और थिएटर के, सिनेमा के, टेलीविजन के जाने माने अभिनेता हैं, राजस्थान की पृष्ठभूमि से ही हैं। और जब मैंने जिक्र किया, वैसे उनको पता चल गया सोशल मीडिया से कि इस बार सर से मुखातिब होने वाली हूँ मैं, तो स्पेशली उनका फ़ोन आया मेरे पास में कि अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, काश मैं वहाँ हो सकता। तब मेरे दिमाग में ये विचार कौन था कि आप बिल्कुल हो सकते हैं वहाँ पर इस माध्यम से। अब टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली और हम लोग डिजिटलाइजेशन और एआई के ज़माने में हैं, तो ये तो हो ही सकता है। तो सर आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जैसे उन पे प्यार रहा ऐसे हम पे भी प्यार है, बस बॉटल फेंक के ना मारे प्यार बना के रखिए सर। और बहुत सवालों की फहरिस्त लंबी है मेरे, मैं बहुत सोच रही सर से ये पूछूंगी वो पूछूंगी, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की एक समय अवधि होती है, तो बहुत सारी आपसे बातें करनी है। अभी मैं चाहूंगी कि जो हमारे ऑडियंस हैं, इनमें से कोई भी आप बिल्कुल कुछ जानना चाहें सर के बारे में, सर से कुछ पूछना चाहें, समय का भी वो रखिए सर। इसीलिए मैंने रखा, मैं वही कह रही हूँ कि तो हम जल्दी से एक दो सवाल ले लेते हैं, अगर किसी के मन में कोई विचार कौन रहा है। भानु भाई की आवाज में एक बात सुनना चाहते हैं, जैसा इन्होंने मुझे सुनाया था। जी सर बिल्कुल। और वो इनके एक शिष्य से जुड़ा हुआ है, तो जब ऐसी मेरी आवाज पहुंच जाएगी जी सर कि भानु भाई के शिष्य जो है दिल्ली में इनके साथ रहा करते थे। रोज सुबह एक दूध वाला आया करता था और इनके कमरे पर दूध दिया करता था। मैं इनकी आवाज में सुनना चाहूंगा। अच्छा नहीं सर प्लीज, नाम नहीं लूंगा। सर माइक। नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये थिएटर वालों की किस तरह की रिलेशनशिप होती है, उसलिए मैं ये किस्सा जानना चाह रहा हूं। और सर यहाँ पे हम सब वही है जो कला प्रेमी हैं एक्चुअली, जो आपसे तहे दिल से और दिल से एक जुड़ाव रखे हैं, शायद आप वही हैं। और ये मैं कह रही हूँ ना, बतियन की गली का कॉन्सेप्ट यही है कि हम बिल्कुल जिनसे दिल से जुड़े हैं उनसे तारतम्य बिठा सकें। तो सर प्लीज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे रवि झांकल थे, उसी तरह से एक और रवि थे, वो भी वहाँ स्टूडेंट थे, और लेकिन वो सरकारी नौकरी में थे, क्लर्क थे वो शायद RSV में। तो वो उसके बाद वो भी फिर इन लोगों के साथ, रवि झांकल वगैरह के साथ ही एनएसटी चले गए। तो वहाँ से 3 साल का कोर्स उन्होंने कर लिया था। मैं
श्री राम सेंटर में डायरेक्टर था तब, और वहाँ ये मेरी पत्नी चंद्रलेखा उदयपुर थी, बच्चे उस वक्त बेटा ही था, बेटी नहीं थी, और वो जयपुर में फादर के पास ही ये यहाँ पढ़ रही थी, मैं अकेला वहाँ रह रहा था। तो रवि मेरे साथ वहाँ आ गए थे। तो वो दूध वाला जब सुबह आता था तो मैं सोया होता था, वो रवि उठ करके दूध लेते थे। तो एक दिन रवि की आंख नहीं खुली, मेरी खुल गई। मैं जाकर के मैंने, तो वो दूध वाला कहने लगा कि वो आपके पिताजी नहीं है क्या? तो मुझे झटका लगा, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता था कि रवि को कोई पिताजी का कि नहीं, वो रोज जो दूध लेते हैं वो बुजुर्ग। मैंने ठहरो बुला, मैं जाके रवि को मैं उठ, मैंने कहा यही है ना जिनको पिताजी कह रहे थे तुम मेरा, तुम्हें ये किसने बताया? उसी ने बताया, आप ही ने बताया। सर बॉटल में फेंक के मार दीजिए। यहाँ पे सर का वो मॉरल सपोर्ट बैठा हुआ है जिसके कारण आज सर यहाँ है और हम सर से तारुफ हो पा रहे हैं। मैम, सर के बेटर हाफ, मैं चाहती हूँ कि मैम आप सर के बारे में कुछ कहें। थिएटर को भी मेरे जो परिचय वैसे तो दिलाया शैल साहब ने सबसे पहले। हमने, और सबसे बड़ी बात जो बताती हूँ कि पहला हमने इनका शुतुरमुर्ग वो हमारे भाई साहब ने, मोहन भाई साहब ने यहाँ कला मंडल में किया था। पहला हमने फुल लेंथ प्ले देखा था। जीवन में पता नहीं था कि फुल लेंथ प्ले क्या होता है। घर से बहुत दूर से हम पैदल चल के आए और हमने देखा यहीं कला मंडल में। नाटक देखा, सर को देखा, नाटक देखा था, पर ये रक्षा मंत्री थे, मुझे मालूम नहीं थे कि ये मेरी रक्षा करने के लिए। और मेरे कालिदास भी हैं ये, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन हमने किया और मैंने बहुत सीखा है, बहुत थिएटर ने मुझे बहुत सिखाया है। और कई समस्याएं आई जीवन में या कोई ऐसे पड़ाव आए, पर थिएटर के माध्यम से मैं उन पड़ावों को जीत पाई। तो धन्य हूँ मैं बहुत और खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। भानु सर से एक मिनट के बोलने से पहले जी उदयपुर में बसाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो इस व्यक्ति को। इसने सबसे पहले शैल चोयली थे जो दिल्ली में मुझे इनको मैं चित्रकार के रूप में की पेंटिंग्स वगैरह मैंने देखी हुई थी, लेकिन इनसे परिचय नहीं था। तो वहाँ ट्रिनाले चल रहा था दिल्ली में, शैल से वहाँ मिलना हुआ और तो इनके चित्रों का मैं प्रशंसक था। कि वहाँ इन्होंने कहा कि हम लोग एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, सेवा मंदिर के साथ ये जुड़े हुए थे, और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ एक वर्कशॉप करने के लिए आओ। और सेवा मंदिर में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता उस वक्त थे और शैल। तो मैंने कहा अच्छा मैं आके देखता हूँ, मैं किसी और सिलसिले में उदयपुर आ रहा या शायद इसी वजह से। तो इनकी बदौलत वो यहाँ पर वर्कशॉप करने के लिए मैं आया। तभी चंद्रलेखा जी से भी मुलाकात हुई है उसमें, और उसके बाद एक सिलसिला मतलब यहाँ ससुराल हो गया।
और घर हो गया शहरी का। और वो धीरे धीरे फिर गवरी के साथ जुड़ाव भी नहीं होता मेरा अगर मैं सेवा मंदिर में वो वर्कशॉप ना कर रहा होता। हम लोग अंदर रिहर्सल कर रहे थे, अचानक बाहर मादल और थाली की आवाज़ सुनाई दी और मैंने कहा ये क्या है? तो मुझे बताया गया ये गवरी हो रही है। मतलब गवरी क्या होती है? तो ये भी लोगों का एक वो होता है। मैं बाहर निकल के और वहाँ सेवा मंदिर के सामने शायद डॉक्टर मेहता की वजह से वो लोग वहाँ आकर के परफॉर्म करते थे, तो वो गवरी वहाँ खेल रहे थे और तब मुझे एक झलक गवरी की देखने को मिली और मैंने फिर थोड़ा खोदना चाहा, लेकिन वो जो मैंने देखा था वो मेरे दिमाग में बना रहा। और उसके बाद मुझे लगा कि इसको यहाँ भारतीय लोक कला मंडल था, देवीलाल जी ने लोक कलाओं को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और जब हम ये कर रहे थे यहाँ पर तो देवीलाल जी थे और मैंने एक परफॉर्मेंस तो उसका हमने किया खुले में विद्या भवन के उस परिसर में, सब पूरा स्टेज वगैरह सारा बना करके। और दूसरा परफॉर्मेंस हमने शायद यहाँ किया था और ये सारी दीवारें गोबर से लिपती थी और ऊपर खड़े होकर के देवीलाल जी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। को लगा कि सब खराब कर रहा है लेकिन उन्होंने टॉलरेट किया और उनका प्यार भी मुझे मिला। मतलब वो जिसका जिक्र इन्होंने किया चंद्रलेखा ने कि वो शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग भी जो हम लेकर आए थे तो वो मौन महर्षि जी ने जयपुर में एक वर्कशॉप किया था इसी तरह का और उस वर्कशॉप में वो तैयार हुआ था। और संगीत नाटक एकेडमी ने उसको, और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष उस वक्त देवीलाल जी थे। उसके बाद उसके शोज फिर जोधपुर और उदयपुर में भी हुए। तब पहली बार मैं उदयपुर आया था, उससे पहले उदयपुर नहीं। और यहाँ हमने परफॉर्म किया तो उस वक्त 3000 साढ़े 3000 लोग यहाँ बैठे हुए थे और बहुत सुंदर रिस्पॉन्स उस नाटक को यहाँ मिला। तो फिर वो गवरी को और जानने के सिलसिले में फिर सर का आपको सानिध्य हुआ। और सर तो ये जो है इन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ फंसा दिया। सर इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? फंसा दिया दोस्तों में तो है जी, तो इनके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या एक लाइन है, चाहे वो दोस्ती को लेकर हो, क्या एक लाइन है जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं साहित्यकार तो हूँ नहीं जी, मैं तो रंगों से अपनी बात कहता हूँ जी, तो इसलिए बस ये है कि हम बहुत गहरे दोस्त हैं जी, और कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हम मुसीबत में या खुशी में साथ नहीं रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। उनका थिएटर है नोह और काबुकी पर भी इन्होंने अपनी फेलोशिप ली थी, वो कैसे अनुभव रहे? गवरी का अनुभव मैं जानना चाह रही थी, लेकिन समय, हाँ मैं वही कह रही हूँ, समय है। इवन आज की जनरेशन जो थिएटर जा रहा है, बहुत सारे सवालों की फहरिस्त थे, बट मुझे लगा और करना पड़ेगा सर पे एक नहीं, मुझे लगता है कि सर के साथ में 2-3 ऐसे पूरे एक सीरीज बन सकती है, जैसे आजकल OTT पे सीरीज आती है, ऐसे एक पूरी सीरीज बन सकती है सर आपके साथ संवाद को लेकर। लेकिन समय का अभाव है और इस बतिन की गली की खूबसूरती यही है कि हम कुछ ऐसी चीजें छोड़ते हैं कि आगे के लिए वो एक कुलबुलाहट रह जाए। तो वो कुलबुलाहट हम सब में रहनी चाहिए ताकि हम एक नए संवाद वापस स्थापित कर पाएं। और
क्योंकि समय हो रहा है और अब सर हमने सीजन 2 में आकर एक शुरुआत और की थी, कर्मठ युवा सम्मान, जो कि ऐसे युवाओं को हम वो सम्मान देते हैं जिसमें जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको वो सम्मान हम कर सकें, और ताकि वो एक तरह से प्रेरणा हो, एक मोटिवेशन हो। तो सीजन 3 में भी हमने उसको कायम रखा है। तो सर मैं उस कर्मठ युवा सम्मान का घोषणा करना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो सम्मान आपके कर कमलों से दिया जाए। उसकी इजाज़त चाहिए सर पहले तो मुझे। कौन है वो कर्मठ? ये नाम है, ये कर्मठ युवा सम्मान। तो सर मैं यहाँ पे घोषणा करना चाहूँगी, आप सभी की परमिशन से इजाज़त हो तो बिल्कुल, और नहीं भी देंगे तो मैं करूँगी, क्योंकि उसने काम इतना अच्छा किया है जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ। हम हर फील्ड में देते हैं, इस बार हमने थिएटर को चुना है, थिएटर और मीडिया सिनेमा को, और वो है आपके उदयपुर के ही बहुत ही डेडिकेटेड, और तो छोटा सा था तब से मैंने उसको देखा है और उसके काम को भी देखती आई हूँ। स्कूल टाइम में भी मैंने उसके कई किस्से सुने हैं, फिर वो रंगमंच की दुनिया में आया तब भी मैंने किस्से सुने, प्रोफेशनल थिएटर ऑप्ट किया तब भी मुझे पता लगा, सिनेमा में फिल्म की दुनिया में आए तो मतलब नजर रखी हुई थी मैंने तो वो है आपके उदयपुर के ही बहुत ही युवा कर्मठ आपके कविराज लईक साहब। ये देखिए प्यार है, ये कविराज के लिए प्यार है। और कविराज अगर यहाँ होते हैं तो वो मुंबई में एक शूट के दौरान बिजी हैं तो वो आ नहीं पाए, लेकिन उनकी मदर अनुकंपा लईक जी हमारे साथ में हैं, तो ये सम्मान हम उनको देंगे। और ये सम्मान बनता भी माँ के लिए ही है, क्योंकि संस्कार माँ से ही डेवलप होते हैं, जैसा कि सर ने भी कहा था कि उनकी मदर से उनको ये संस्कार मिले। तो जो काम करने की एक ललक है ये कविराज में कहीं ना कहीं माँ से आई है। तो सर आपकी इजाज़त से मैं अनुकंपा लईक साहब मैडम को यहाँ बुलाना चाहूँगी, आप आएँ। और साथ ही साथ में जो हमारे डॉक्टर प्रेम भंडारी जी जो कि गज़ल गायक हैं, और सदा श्रोत्रिय जी प्रबुद्ध साहित्यकार, वे भी मंच पर आए और इस कर्मठ युवा सम्मान के लिए अनुकंपा लईक मैम आप आए। माला पहना के सम्मानित करें। भानु सर से गुजारिश, कर्मठ युवा सम्मान कविराज लईक को प्रदान करें। साथ ही हमारे उनकी मदद थैंक यू सो मच अनुकंपा लईक जी, थैंक यू सो मच सभी अतिथियों से। और मैं भानु लगता है कि अब मैं पूरा हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर विराजा सर। यहाँ मैं आपको बता दूं निर्देशित किए हैं जिनमें एक नाटक बहुत खूबसूरत है जो मैंने भी देखा है, जिसकी मैं साक्षी रही हूँ, अभिशप्त। उसका एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगी जो यहाँ के हमारे साथीगण हैं वो कृपया अगर ये टेबल साइड में कर देंगे तो हम उस प्रस्तुति को आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत कर लेंगे। हमारे सामने धीरज कृष्ण के रूप में और शिवांगी वैशाली के रूप में। संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, अब लौट भी आओ पिया, अब लौट भी आओ पिया। वासुदेव, प्रणाम वासुदेव। क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, जब से युद्ध में गए सब
हाँ विशाल। पांडवों की शक्ति आप है और कौरवों की ये। जब आप दोनों ही साथ हैं तो सब कुशल ही होगा, परंतु वे आए नहीं अभी तक। वैशाली, कर्ण अब नहीं आए। नहीं आएंगे? युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। नहीं। वैसे एक प्रकार से अब इस युद्ध को समाप्त ही समझो। अर्थात इस युद्ध का प्रणेता, इसका आधार, इसका बल चला गया। कहीं कहीं आपके कहने का अर्थ ये तो नहीं कि हाँ वैशाली, मेरे कहने का यही अर्थ है। परंतु ये सब कैसे? उस महावीर की मुक्ति का कारण मैं ही। युद्ध में उसके रथ के चक्र धरती में धंस गए थे और जब वो उसे निकाल रहा था तब मैंने ही अर्जुन को प्रेरित कर उस निशस्त्र का वध करवाया। निशस्त्र थे ना वे, मुझे संतोष हुआ। अपने शस्त्र तो उसने पहले ही त्याग दिए थे और मृत्यु का भय भी उसे दान देने से रोक नहीं पाया। अन्यायी पक्ष का पक्षधर था वो और उसके जीवित रहते उस पक्ष का अंत संभव नहीं था। वासुदेव, कहते हैं कि तुम तो सब कुछ जानते हो, तो फिर बताओ, ऐसे अभिशप्त व्यक्ति को जन्म देने की आवश्यकता ही क्या थी? विशाली, कर्ण ने भी अपने अंतिम समय में तुझसे यही प्रश्न किया था। क्या उत्तर दिया आपने? क्या उत्तर देता? देवलोक जाने से पूर्व उसने मुझसे कहा था, वासुदेव, मेरा अंतिम संस्कार तुम ऐसे स्थान पर करना जहां ना तो कुछ अंकुरित हुआ हो और ना ही होने की संभावना हो, जिससे मेरे जैसा अभिशप्त व्यक्ति फिर ना जन्मे। मुझे तुमसे सहानुभूति है विशाली। वासुदेव, युद्ध में जाते समय अमिराज ने मुझसे कहा था, यदि जीवित रहा तो गंगा किनारे, और यदि मारा गया तो स्वर्ग गंगा तट पर भेंट होगी। विशाली, मुझे सहानुभूति नहीं, आशीर्वाद दीजिए कि शीघ्र स्वर्ग गंगा तट पर उनसे भेंट हो। तुम धन्य हो विशाली। आपका एक और आभार है वासुदेव। मेरा आभार? हाँ, आपने इन्हें कवच और कुंडलों से मुक्ति दिलाई। इस कृत्य के लिए मैं ही नहीं, इंद्र भी अपने आप को दोषी मान लज्जित है। उसके लिए तुम मेरा आभार प्रकट कर रही हो। हाँ वासुदेव, उस कवच से मुक्ति के पश्चात ही
मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। आपके आगमन का प्रयोजन मैं कर्ण के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ऐसे स्थान पर रख आया जैसा कि वो चाहता था। अच्छा होगा कि तुम चलकर। वासुदेव, मैंने कर्ण को सदैव एक चट्टान की भांति तनकर खड़े हुए देखा है। इन आंखों में उनकी यही छवि बसी हुई है। मैं इसे धूमिल नहीं करना चाहती। अच्छा, चलता। रुको वासुदेव, पहचानते हो इसे? हाँ, ये तो मेरा ही उतरिया है। यहाँ कहाँ से आया? नहीं जानती। इन्होंने इसे किसी अमूल्य निधि की भांति संभाल कर रखा था। मैंने इन्हें हर समस्या का समाधान इसी उतरिये के सम्मुख करते देखा था। ये उतरिया उनका संबल रहा है। तुमसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं, आदेश दो वृषाली। इस सत्य से साक्षात के पश्चात मैं कर्ण के सम्मुख अपने आप को बोधा अनुभव कर रहा हूं। केवल आदेश प्राप्त करने का अधिकारी हूं। नहीं वासुदेव, तुम ही हो मेरे आराध्य के आराध्य। उनका ये संबंध ले जाओ वासुदेव। महानिर्वाण पर जा रहे उस मृत्युंजय महावीर की देह को इससे ढक देना जिससे उनकी ये यात्रा सहज हो जाए। अब तक सोचता था कर्ण सूर्य पुत्र होने के कारण महान है। नहीं जानता था स्वयं महाशक्ति तुम्हारे रूप में उसका संबंध है। इस दोषी कृष्ण का भी मत स्वीकार करो महामाया। एक बार और तालियां बनती हैं शिवांगी और हमें उस ऑरा में ले जाने के लिए। और ये आपने एक छोटी सी वानगी देखी थी कविराज लाइक के निर्देशित नाटक अभिशप्त की। सोचिए पूरा नाटक किस तरह से खूबसूरत रहा होगा। जिन्होंने देखा है वे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर और साथ ही साथ हमारे स्थानीय संरक्षक डॉक्टर लईक हुसैन साहब का। सर आप मंच पर आए और जोरदार तालियां। सर नहीं होते तो बच्चों की गली स्लिप ऑफ आर्ट सीजन 3 उदयपुर में नहीं होता। और कपिल शर्मा, डॉक्टर कपिल शर्मा से और ये छोटा सा एक ग्रीनरी का तोहफा वो हमारे डॉक्टर लईक हुसैन साहब को भेंट करें।
हमारी एक छोटी सी यादगार। आभार, बारंबार आभार हमें उदयपुर बुलाने के लिए सर। इतना अच्छा आयोजन एक तरह से आपने करवाया, और सबसे बड़ा आभार आपने भानु सर को बतियन की गली का एक हिस्सा और उद्घाटन सत्र का एक मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक वाचक के रूप में, एक गेस्ट अतिथि के रूप में एक हमें सौभाग्य आपने प्रदान किया। बहुत बहुत आभार है ये, और ये बतियन की गली का सौभाग्य है सर। थैंक यू सो मच। जैसा भानु भाई ने कहा, मेरा जन्म और मेरी शिक्षा जयपुर में हुई, लेकिन मेरी कर्म भूमि उदयपुर रही है। जयपुर जरूर राजस्थान की राजधानी है, जिसको लोग कल्चरल सिटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जयपुर नहीं, उदयपुर राजस्थान की कला नगरी है। क्योंकि ये वो हीरो की खान है जहाँ हर क्षेत्र में, कला के हर क्षेत्र में आपको दिग्गज देखने को मिलेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि आप यहाँ आते रहें। भानु भाई, शैल भाई, प्रेम भाई, और ना जाने कितने हीरे यहाँ पर हैं, उनसे इस प्रकार की बातें करें, लोगों को पता चले कि उदयपुर क्या है। और उदयपुर वाकई कलाकारों की नगरी है, उन कलाकारों से रूबरू हूँ। धन्यवाद। और आप सभी को छोटा सा आमंत्रण, निमंत्रण। मैं यहाँ पर हमारे विलास सर को आभार व्यक्त करना चाहूँगी। राजदीप जी भी यहाँ पर हैं, जो कि बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। द्विवेदी सर यहाँ पर हमारे बीच में हैं। आप सभी का सर धन्यवाद कि आप पधारे। बाहर लाइक सर ने चाय की व्यवस्था कर रखी है, जो बहुत ज़रूरी है, जो इतने अच्छे सेशन के बाद में वो होना लाजमी है। उसके लिए मैं फिर से लाइक सर का आभार व्यक्त करूंगी कि हमें कुछ गर्माहट प्रदान कर रहे हैं। लाइक सर, आपका फिर से शुक्रिया। और यहाँ पर मैं बतियन की गली के कुछ संरक्षक जो हैं, पंडित आदरणीय विश्वमोहन भट्ट जी बतियन की गली के संरक्षक हैं, आदरणीय सर्वेश भट्ट जी, रेशमा खान मैम जो कि आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, ओरियन ग्रीन से नीता उपाध्याय मैम जो हमारे संरक्षक के तौर पर हैं, इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और ये जो नाम है बतियन की गली, जैसा कि सर ने कहा, ये नाम बहुत खूबसूरत लगा सर को, वाकई में खूबसूरत है। ये नाम सर के ही दोस्त और मेरे गुरु, मेरे पिता समान गुरु श्री पसन जेटली साहब ने दिया था, जो संरक्षक हैं बतियन की गली के। तो उनका भी आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बाहर आमंत्रित हैं चाय के लिए।